दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी कुमारों को ज्ञात होगा कि हमारे जगदीश भाई की विशेषता क्या है, वह मैं आपको बताता हूँ। आपने 15,000 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। हमारे इस ज्ञान यज्ञ की 500 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। यह वही आप जगदीश भाई हैं। एक बार वेदांती बहन ने नारायणपुर में बताया था कि जब यज्ञ की शुरुआत में एक बार जब वेदांती बहन ने सेवा के लिए आबू की कोई शहर में जा रहे थे, तो जगदीश भाई से पूछा कि आपको आना है। जगदीश भाई को बाबा की सेवा की इतनी लगन थी तो वो तैयार हो गए, लेकिन पहनने के लिए कपड़े तो चाहिए ना। तो उस वक्त यज्ञ में काफी लोग कपड़े दे जाते थे कि आश्रम है, संस्था है तो काम आएगा। तो इस सब कपड़ों से जो सेट हो गया वह पहन लिया। उस वक्त हमने जगदीश भाई को देखा नहीं था, लेकिन वेदांती बहन ने वो बात बताई तो सचमुच ये लगा कि बाबा मुरली में बार बार याद करता है मेरा जगदीश बच्चा। तो दिल हो गया कि जगदीश भाई को जरूर देखना है। तो वो ही निर्माता उसके स्वरूप में दिखाई देती है। एक बहुत अच्छी खुश खबर सुनाता हूँ कि आप हमारे सर्व संबंध तो बाप के साथ हैं, लेकिन हमारे लिए दादी दीदियाँ हैं, बड़े बड़े बहनें हैं। लेकिन हम सब कुमारों की ओर से आपको एक टाइटल देता हूँ कि आप हमारे सब कुमारों के बड़े भैया हैं। हम सभी कुमारों जोर से तालियां बजाकर बड़े भैया का स्वागत करें। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी एक भाई स्नेह पूर्वक अपने कुछ उद्गार प्रस्तुत कर रहे थे। उसको सुनते हुए कुछ पुराने संस्मरण उभर आए। जो जीवन को बदलने वाली कुछ बातें थीं वो फिर से याद हो आई। तो मैं समझता हूँ कि जिस विषय पर मैं क्लास कराना चाह रहा था उससे पहले कुछ उसके विषय में कह दूं। एक बात तो ये कि किताबें लिखी हैं, उसके बारे में एक छोटी सी अपनी जीवन में से एक प्रैक्टिकल फैक्ट, एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो हुआ, उसको सुनकर शायद आपके जीवन में कुछ लाभ होगा। एक बात तो ये कि जब मैं पहले इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, ये 1952 की बात है, थोड़ा ही समय के बाद बाबा ने मुझे आदेश भेजा लिखकर पत्र में कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षाएं हैं उसको संक्षेप में एक पुस्तक आकार रूप में लिखना है। पुस्तक बहुत बड़ी ना हो, लेकिन उसमें सब बातें आ जाएं। तो बाबा का ये आदेश प्राप्त करके मैंने प्रथम प्रयास किया, लिखना शुरू किया। जब उस किताब को लिख लिया, क्योंकि उन दिनों कोई ऑफिस नहीं था, कोई असिस्टेंट नहीं था, कोई टाइपराइटर भी नहीं था और कोई मेज कुर्सी भी नहीं थी। एक कमरा था, पहला जो सेंटर खुला था कमला नगर में, जिसमें बहनें बैठती थीं और जो जिज्ञासु वहां आते उनको वो कोर्स देती थी। तब बड़ी दीदी जी जिन्होंने शरीर छोड़ दिया वो भी वहां थी और भी बहुत सी बहनें, मनोहर इंदिरा बहन तथा अन्य बहुत सी बहनें वहां थी। एक छोटा सा कमरा था, मेरे ख्याल में स्टेज का शायद 8वां या 10वां हिस्सा वो कमरा होगा। उस कमरे में वो कोर्स देती थी और उसके एक कोने में बैठ के मैं लिखा करता था और कोई जगह भी नहीं थी। अब बैठे बैठे पालती मारे काफी टाइम के बाद ऐसा महसूस होता कि थोड़ा पांव लंबे कर दूं, लेकिन पांव कैसे पसारूं क्योंकि सामने बड़ी बहनें बैठी हैं और भारत की सभ्यता ये कहती है कि अपने से बड़ा जिस तरफ कोई बैठा हो उधर पांव नहीं करना चाहिए। मन करता, घुटनों में थोड़ा सा ऐसा महसूस होता कि पांव पसार दूं, लेकिन फिर इस बात से कि पांव उधर नहीं करने चाहिए, ये तो हमारी बहुत बड़ी बहनें हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी है और उनकी तरफ हम पांव करें, ये अच्छी बात नहीं है। फिर से कोड लेता, लिखता रहता। लिखने के बाद बाबा का जो दूसरा पत्र आया उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे वहां जो बहनें हैं उन सभी बहनों से ये पास करो। उन दिनों में मेरे ख्याल में कोई 10-12 बहनें वहां होंगी
एक कमरा वो था जिसका वर्णन मैंने आपको किया, एक कमरा और था, और तीसरा कमरा एक क्लासरूम था जहां पर सुबह क्लास होती थी। तो 10-12 के करीब बहनें रहती थी। मैंने एक बहन को दिखाया तो उन्होंने उसमें काफी परिवर्तन कर दिया, काट फाट दिया उसमें, और एकदम मेरे ख्याल में मेरा तो बहुत थोड़ा ही लिखा हुआ रह गया, उन्होंने काफी कुछ चेंज कर दिया। मेरी बहुत श्रद्धा थी, भावना थी, मैं रिगार्ड करता था, समझता था कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, नया हूँ, अभी आया हूँ, और ये बहनें इन्होंने बाबा को पहचाना है, जो ये कहती हैं वही फाइनल है, वही ठीक है, मुझे इनसे सीखना है। तो जो परिवर्तन उन्होंने किए मुझे कुछ जचे कुछ नहीं जचे, लेकिन उस श्रद्धा और भावना से मैंने सब स्वीकार किए। फिर दूसरी बहन को दिखाया, उसने चेंज कर दिया, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कोई ऑफिस तो बाकायदा था नहीं, तो जो वो चेंज करती फिर से मैं उसको फेयर करता, फेयर करके दूसरी बहन को दिखाता। इस तरह से मैंने 12 बहनों को दिखाया, एक के बाद 12 बहनों को दिखाया। तो ओरिजिनल क्या था उसका तो शायद ही कोई शब्द रह गया हो मेरे ख्याल में। उसमें सिंधी भाषा प्रधान थी और वो सारे शब्द भी बहनों के ही रह गए थे। शायद कहीं बचा कुचा जहां उनका ध्यान न गया हो, वो शायद मेरा लिखा हुआ रह गया था, बाकी तो सारा बदल ही गया था। उसके बाद मुझे बाबा ने कहा कि आप उस जो किताब आपने लिखी है वो मधुबन ले आओ। उसके बाद अभी और मंजिलें तय करनी थी, तो मैं मधुबन ले आया। मधुबन में कुछ भाई बहन बाहर से, जैसे दूसरे शहरों में सेंटर्स थे, तो वहां से कोई आए हुए थे, एक लखनऊ के प्रोफेसर आए हुए थे, एक किसी इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर आए हुए थे, एक कोई पार्लियामेंट के मेंबर आए हुए थे, ऐसे और भी कुछ लोग थे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वो। तो बहनों को दिखाने के बाद बाबा ने कहा कि इन सबको दिखाओ। तो एक ही मैन्युस्क्रिप्ट था, हमारे पास कॉपीज तो थी नहीं, एक को पहले दिखाता, फिर जो वो राय देता उसको फेयर कर लेता, फिर रात भर जाग के फेयर करने के बाद फिर दूसरे को दिखाता। तो उनमें से कई लोग कमेंट्स करते कि आपकी भाषा कैसी है। उनको मैं ये भी नहीं कह पा सकता था कि ये मेरी भाषा नहीं है, इससे पहले इसमें 12 लोगों की खिचड़ी भाषा है, ये मेरी भाषा। खैर जैसे कैसे वो पास कराने के बाद, वो भी 8-10 व्यक्तियों से पास कराया गया। फिर मैंने उसको थोड़ा भाषा को भी चेंज किया, क्योंकि लोग उस पर भी कमेंट्स करते थे। तो उसको कराने के बाद फिर बाबा ने कहा, दूसरे लोग आ गए इसी बीच में और सेंटर के, तो फिर तीसरे लोग आ गए। इस तरह से सेंटर्स के लोग आते जाते और मैं उनको दिखाता जाता। तो मैं लिखने में ही लगा रहा। मैंने सोचा कि सारी उम्र मेरी इसी में ही कट जाएगी शायद किताब छपेगी या नहीं छपेगी, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। इस बात से मैं चल रहा था। वो कहते हैं होप सस्टेन्स लाइफ, आशा लेके आगे बढ़ रहा था कि जो कुछ भी होगा, मुझे बाबा ने आदेश दिया है, मैं उस कार्य को कर रहा हूँ। फिर बाबा ने मम्मा को और एक बड़े भाई थे, उन दोनों विश्व किशोर, शरीर छोड़ गए वो, और एक भाई और थे, तो उन तीनों को कहा कि आप बैठ के ये फाइनल करो कि ये किताब छपनी है कि नहीं छपनी। अब ये मंजिल आगे कि छपनी भी है कि नहीं छपनी। आमतौर से तो पहले ये फाइनल होता है कि हाँ किताब छपनी है या नहीं छपनी, उसके बाद लिखना शुरू होता है, लेकिन यहाँ लिखने के बाद फाइनल होना था कि छपनी है या नहीं छपनी। और उनमें से एक भाई ऐसे थे जो बोलने में बहुत, एक जैसे उनकी बड़ी ओजस्वी, बड़ी जोरदार भाषा थी, और उन्होंने 3-4 की हमारी छोटी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा किताबें कौन पढ़ेगा, विनाश में समय ही कितना रह गया है, इस किताब लिखने से क्या फायदा होगा। लोगों ने तो अंत में हमारा निमंत्रण, ईश्वरी निमंत्रण ही ढूंढा है, वही प्रसिद्ध है। और मान लीजिए ये पेज 100 किताब की बनती है और 1000 कॉपीज उसकी छपाई जाती है, तो 1 लाख पेज की लगभग छपाई हो गई। उसकी बजाय अगर 50,000 या 1 लाख निमंत्रण पत्र छपवा दिए जाएं तो ज्यादा लोगों को मिलेंगी। तो उनका मैथमेटिक्स इस प्रकार का था, उन्होंने किताब को वो मल्टीप्लाई करके उसके पेजेस को और निमंत्रण छपवाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। और उनकी बात का प्रभाव, चूंकि किताब मैंने लिखी थी तो मैं कोई अपने उसके विषय में कि ये जरूर छपनी चाहिए, साइलेंस में आम ज्यादा बैठा रहा, कुछ उसकी विषय में मैंने कुछ पॉइंट्स ऑफर नहीं किए कि ये छपना जरूरी है। तो उन्होंने जो कुछ कहा, बाकी भी मम्मा ने और एक और जो भाई थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और यही फाइनल हुआ कि निमंत्रण ही छपेगा, इस किताब को छोड़ दिया जाए। तो कई महीने की मंजिल तय करने के बाद जब ये फाइनल हो गया, जिस समय ये कोटा हाउस है पास में, यहाँ आजकल सर्किट हाउस बना हुआ है, तो शायद आप में से कईयों ने देखा भी हो,
वहाँ एक कमरे में बाबा रहते थे, बीच में हॉल था और एक कमरा था जहाँ हमारी मीटिंग हुई थी। उस कमरे से मैं आ रहा था अपने कमरे की तरफ जाने के लिए और हॉल में से गुजर रहा था। जब हॉल में से गुजर रहा था तो बाबा अपने कमरे में से कहीं और जाना चाह रहे थे, वो भी हॉल में से गुजर रहे थे। तो बाबा से मेरी मुलाकात हुई, नैन मुलाकात भी हुई। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मीटिंग हुई आपकी? मैंने कहा जी हाँ। तो क्या फाइनल हुआ? तो मैंने कहा बाबा ये फाइनल हुआ कि उन्होंने कहा कि किताब छपाने की कोई जरूरत नहीं, उसकी बजाय निमंत्रण पत्र छपा दिए। तो मुझे वो दिन याद है, बाबा ने बहुत प्यार किया मुझे, बाकी पहनी और बगलगीर हुए बाबा, एम्ब्रेस किया बाबा ने और प्यार करते हुए कहा कि बच्चे बाबा कहता है कि तुम जाके किताब छपो और आज के बाद तुम जो कुछ लिखोगे किसी से पास कराने की जरूरत नहीं। बाबा ने तुम्हें विल दे दिया, अथॉरिटी दे दिया है, तुम्हारा लिखा हुआ पास होगा और आज के बाद तुम बिना किसी से पूछे, बाबा को भी दिखाने की जरूरत नहीं, तुम जाके छपवा दिया करो। तो वो दिन मुझे याद आता है। शायद मेरे सब्र की परीक्षा थी या जिन्होंने ज्ञान औरों ने प्राप्त किया हुआ था उन्होंने कहाँ तक ज्ञान क्या समझा है ताकि मेरे भी मैच्योरिटी आ जाए, दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, उससे शायद मेरी आगे उन्नति होगी। ये उस बाबा उस मंजिल में से पास करना चाहते हूँ या दूसरों को अगर मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि हमारे जीवन में परमात्मा में विश्वास होना चाहिए, हमें सोल कॉन्शियस रहना चाहिए या धीरज रखना चाहिए अपने जीवन में, लिख तो दूं और मेरे अपने जीवन में ना हो, उस लिखने का क्या फायदा होगा। तो शायद बाबा ने ये सोचा होगा कि पहले अपने इसके जीवन में ये चीजें आ जाएं। तो ये बाबा जानता है कि बाबा के मन में क्या था, मुझे इस मंजिल से क्यों मैं गुजरा। लेकिन एक बात इसलिए मैंने बताई आपको कि बहुत दफा हम अधीर उठते हैं, किसी न्यूज़पेपर में कोई लेख भेजते हैं, किसी मैगजीन में कुछ छपाना चाहते हैं या यज्ञ में कोई कार्य करना चाहते हैं, अगर हमसे बड़े कई दफा वो उस चीज को अस्वीकार कर देते हैं तो हम हिम्मत हार जाते हैं। अपनी रचना हर एक को अच्छी लगती है। मैं भी जब पढ़ता था जो मैंने लिखा था तो मैंने सोचा था तो ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन लोग कहते थे कि ठीक नहीं लिखा हुआ, तो मैं उनकी बात मान लेता था। कहने का भाव यह है कि अगर हम निराश या हताश न होकर कोई कार्य करते चले जाएं और ये समझें कि इसमें भी हमारा भला है, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो इससे आगे चलकर जैसे कहते हैं सहज पके सो मीठा हो, आगे जाके उसमें वो मिठास बढ़ जाता है, वो उन्नति आ जाती है। मैंने तो ये नहीं सोचा था कि बाबा अभी आज ही मीटिंग से उठते ही मुझे कह देंगे कि बच्चे आपको विल दे दी। ये शब्द हैं बाबा के कि बाबा ने कहा कि बच्चे आपको विल दे दी, आज से अथॉरिटी दे दी कि तुम जाओ जो कुछ भी छपवाओ वो बाबा को स्वीकार होगा। उस समय मुझे कितना नशा, कितनी खुशी होगी, कितना मुझे जीवन में एक ऐसा पल, ऐसा क्षण महसूस हुआ कि स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से जो ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं, उनके द्वारा ये महावाक्य उच्चारण करके स्वीकार करके कह रहे हैं, वो परमात्मा मुझे विल दे रहे हैं कि तुम जाओ और जाकर जो छपाओ वो स्वीकार होगा। उस समय मैं खड़ा हुआ भी, मेरे नीचे पृथ्वी भी नहीं थी, ऊपर आकाश भी नहीं था, मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं था, मेरे रोमांच खड़े थे और मैं बिल्कुल एक लाइट और माइट की तरह से जैसे उस शिव बाबा के साथ और ब्रह्मा बाबा के साथ अव्यक्त रूप में खड़ा हूँ, ऐसी मेरी स्थिति थी। लेकिन वो सब लाभ तभी हुआ जब उस परिस्थिति में से मैं गुजरा और मुझे इस बात की खुशी हुई कि अगर बाबा कहते हैं कि आपको विल दे दी तो करण करावनहार तो बाबा हैं, तो बाबा की जिम्मेवारी हो गई, मैं जो कुछ भी लिखूंगा उनकी छत्र छाया होगी। तो तब से लेकर मैंने यही सोचा कि मैं तो तख्ती ले लिया करूंगा, उस पर बाल पेन रख दिया करूंगा और कहूंगा जैसे वो हिज मास्टर्स वॉइस कहते हैं ना कि बाबा क्या लिखना है, आपने कहा था कि मैं स्वयं उस बात की जिम्मेवारी लेता हूं, तो बताइए, मैं वो लिखता जाऊं और आप मुझे लिखवाते चले जाएं। तो ये एक अनुभव की बात है जीवन में, जिससे कि हम अपने जीवन में अगर चाहें तो ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर बाबा ने ये वरदान दिया है तो इसके पीछे और बहुत सी बातें समाई हुई हैं। अगर मैं समझूंगा ही नहीं किसी बात को तो लिखूंगा कैसे। अगर बाबा मुझे ये कार्य दे रहे हैं, ये वरदान दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहले तो मैं बात को गहराई से, स्पष्टता से और यथार्थ रूप में समझूंगा, तभी तो लिखूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ईश्वरीय ज्ञान को मैं ठीक रीत से समझ जाऊंगा, वो बात मेरे जीवन में ग्रास्प हो जाएगी ताकि मैं स्पष्ट रूप से लोगों के आगे रख सकूं। तो ये वरदान भी बाबा का उसके साथ ही साथ है। तो एक बात तो मैं लिखने के बारे में आपसे ये निवेदन करना चाहता था।
दूसरी सत्य का ज्ञान हो। लेकिन जब मैं आया तो बाबा की जो मुरलियां चलती थी, जब मैं सामने बैठा होता या ना भी बैठा होता, मुझे वहां मिलती, तो उसमें बाबा कहते कि ये जो भक्ति मार्ग का ज्ञान है ये भूसा है, बच्चे इस भूसे को बुद्धि से निकालो, तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। और सिर्फ ये भी नहीं कि बाबा ये कह दें भूसा भरा हुआ है। तो एक अनुभव तो मैंने आपको वो बताया कि बाबा ने जब मुझे एम्ब्रेस करके ये कहा कि आज तुम्हें विल देता हूं, और दूसरा अनुभव उस वक्त सोचिए कि मैं अगर सामने बैठा हूं और बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग का ज्ञान भूसा है और इस बच्चे की बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, तो वो मेरा अनुभव क्या होगा, वो भी आप सोचिए। और अगर इतना ही बाबा कह देते तो भी काफी था, लेकिन बाबा यहां तक भी नहीं, बल्कि बाबा ये कहते कि भूसा एक ऐसा भी होता है जो गाय भैंस को खिला दिया जाता है। ये भूसा तो सड़ा हुआ है जो खिलाया भी नहीं जा सकता, ये भूसा तो जलाने के योग्य है। ये उतनी भी कीमत का भूसा नहीं है कि जो किसी को चारे में किसी मवेशी को, पशु को खिला दिया जाए। तो उस वक्त मेरी क्या स्थिति होती होगी कि आई शुड गेट रिड ऑफ इट, ये मैं इसको भूलूं। तो कोई 15,000 किताबें पढ़ी हैं या 1,00,000 किताबें पढ़ी हैं, वो कोई क्रेडिट नहीं है, बल्कि ये तो एक बर्डन है, एक लोड है जिसको भुलाना है। ये ठीक है कि उससे आने से पहले जो हमने पढ़ा वो इस ज्ञान का उससे कंट्रास्ट हो गया और इस ज्ञान को समझने में हमें आसानी हो गई। लेकिन बाबा के जो महावाक्य हैं उसके विषय में कहे हुए, वो भी मैं आपको बता दूं कि बाबा ने उसके विषय में क्या कहा। और तीसरी बात जहां उस भाई ने कपड़ों के लिए कही कि ढीला सा कुर्ता पहन लिया था, थोड़ा सा वो भी आपको बता दूं कि उन दिनों में जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया तो मैंने आपको बताया कि कैसे हालात में हम लोग रहते थे, और न कोई कुर्सी थी, न मेज थी, न हम लोग चारपाई पर सोते थे, छत पर कभी ऊपर गर्मी में सोते थे, सीमेंट की छत पर इतनी गर्म होती थी लगता था तवे पर सो गए हम रात को, क्योंकि कोई इस प्रकार के साधन नहीं थे। और मैं समझता हूं कि बहुत मीठे दिन थे, वो अच्छे दिन थे जिन्होंने हमें हर एक बात का अनुभव करा दिया, परिस्थितियों का। और भोजन वगैरह की बातें भी आमतौर से अनुभवी बहनें पुराने उस जमाने की बताती हैं। लेकिन कपड़े की बात ये कर रहे थे तो बात एक ऐसी थी कि मैं जब लौके घर से आया था कुछ कपड़े ले आया था, जैसे ही आया था, कोई लाम लंगूर होकर तो नहीं आया था, कपड़े तो पहन कर ही आया था। तो वो आखिर थोड़े समय के बाद फट गए और उसमें से 3 जोड़े सिर्फ मेरे पास रह गए कपड़ों के। और वो जो पजामे थे, आपको मालूम है तंग 500 के जो पजामे होते हैं वो यहाँ से ज्यादा फट जाते हैं और कई दफा धुलने के बाद यहाँ से उनके धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कुर्तों के यहाँ का होता है हाल। तो वो ऐसी ही हालत थी कि वो पजामे की ऐसी खस्ता हालत थी कि जब मैं कभी कुर्सी पर बैठूं तो जब तक मैं उनको ऐसे ना उठाऊं, अगर गलती से मैं ऐसे बैठ जाऊं तो फट जाते थे। तो मुझे बैठने से पहले ये ध्यान रखना पड़ता था कि मेरे बैठने से फट न जाए, क्योंकि कई जगह से वो सिले हुए थे। तो एक दफा चित्रकूट में एक धार्मिक सम्मेलन था, अखिल भारतीय सर्वधर्म सम्मेलन था। बाबा ने मुझे वहां भेजा और कानपुर में मुझे पहले वहां जाना था। कानपुर में मैं जैसे ही उतरा, क्योंकि पहले गाड़ी में जब रात भर सफर करके आया तो एक जोड़ा तो मेरा खराब हो गया था गाड़ी में ही। फिर जब वहां स्टेशन पर उतरा, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो नहा धो के दूसरा जोड़ा पहन लिया। अब अगले दिन के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तो फिर हमें नेक्स्ट डे चित्रकूट जाना था। तो वहां पर रात को मैंने वहां जहां मैं ठहरा हुआ था उनको मैंने कहा कि मुझे वस्त्र धोने हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी रात को आप थके हुए होंगे, आपने ट्रैवलिंग भी की है और फिर कल तो वहां जाना भी है जल्दी सुबह को, इसलिए आज इसको छोड़ दीजिए। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मेरे पास अगर कल जाना है तो उससे पहले तैयारी करनी होगी। एक जोड़ा तो पहन के रखना ही है, बाकी 2 के धुलने की बात है। वो अगर पूरे ना हो तो कैसे काम चलेगा। तो उस तरह से उन दिनों में हम काम चलाते थे। और सिर्फ मेरी ही बात नहीं थी, जो हमसे बड़ी बहनें हैं उन सब की भी यही परिस्थिति थी। तो बाबा ने जो ये एक स्लोगन दिया हुआ है, बेगर टू प्रिंस, कि बच्चे बेगरी लाइफ में पहले पहले आएंगे फिर प्रिंस बनेंगे, तो उसका भी अनुभव बाबा ने कराया। तो यहाँ तक हुआ, यहाँ पर आपको मालूम है जो आबू है उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ सिरोही में है। तो सिरोही में कलेक्टर रहते हैं। यहाँ से कई दफा हमें यहाँ के हेडक्वार्टर के कनेक्शन में कोई काम पड़ता तो सिरोही में कलेक्टर से मिलने जाना पड़ता। तो एक दफा बाबा ने किसी काम से हमें वहां भेजा। मैं था, गुलजार बहन थी और साथ में रुक्मणी बहन है दिल्ली में एक राजौरी गार्डन में, या मिट्ठू बहन थी जो अभी शरीर छोड़ गई। तो वो हम लोग वहां गए।
तब वो जिस पजामे की बात मैं आपको कर रहा हूँ वो ऐसा ही पजामा था कि यहाँ से सिला रहता था और अगर कहीं कुर्सी पर हम इसको बिना संभाले बैठ गए तो फट जाता था। अब कलेक्टर से मिलने गए हम इंस्टीट्यूशन की बिहाफ पर, तो उससे पहले हम टांगे पर चढ़ के गए। टांगे पर जब गए चढ़ते और उतरने में फट गया वो, तो सुई धागा हमने साथ में रखा हुआ था, इसलिए कलेक्टर से मिलने से पहले हमने उसको सी डाला और जब वहां पर गए उसको हैंडशेक, उसने हाथ आगे बढ़ाया। अब मैंने तो हाथ से ये पकड़ रखा था, अब उसको छुड़ा के उससे हैंडशेक किया तो बैठा तो फट गया पजामा। अब मैंने कहा मैं उठूं कैसे, पहले ये बाहर जाए तब मैं जाऊं उसके पीछे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो एक लंबी हंसी की बात आपको बता रहा हूं कि इस तरह से वो सर्कमस्टांसेस भी हमने देखे। बल्कि आपको मालूम है कि जब जापान से ये दादी जी, आनंद किशोर भाई और रतन मोहिनी बहन आई तो मैंने बाबा को पत्र लिखा दिल्ली से कि हमारा ख्याल है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करें जब ये वहां से लौटे। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे भले आप मद्रास में जाओ। इन्होंने मद्रास में बाई शिप आना था और मैं मद्रास में गया इनको लेने के लिए। जानकी दादी मेरे साथ गई क्योंकि उनके कोई लौकिक रिलेटिव मद्रास में रहते थे। तो फिर बाबा के पास जब मैं आया माउंट आबू में तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे पास कपड़े तो है नहीं, कोई कपड़े ले जाओ। तो यहाँ एक बहुत बड़ी पेटी रखी जाती थी, जैसे पहले लोगों को दहेज में मिलती थी ना, बहुत बड़ी पेटी लोहे की, उसमें कुछ पुराने कपड़े रखे रहते थे। तो बाबा ने कहा कि इसमें से जो तुम्हें पूरा आए तुम पहन लो। जो भाई वो बात बता रहे थे अभी कि वो ढीला ढाला पहन लिया, तो उसमें से एक कोई जीन की पैंट थी और एक कोई कमीज थी। वो मुझे पूरी तो आई नहीं, पैंट मेरे ख्याल में यहाँ तक आई होगी, लेकिन चूंकि भगवान का वरदान था, बाबा ने कहा था कि इसमें से ले लो, तो हमने सोचा इसी में ही सफलता है, जो मिल जाए ये भगवान का तो वरदान है, प्रसाद है। तो उसमें से मैंने एक दो पैंट्स और वो ले ली जो ज्यादा से ज्यादा बड़ी थी, जो मुझे अधिक से अधिक नीचे तक आ सकती थी, वो भी मेरे ख्याल में जहां तक आनी चाहिए उससे 3-4 इंच ऊपर ही थी। अच्छा है कि घुटने तक नहीं थी तो वो मैंने ले ली। काफी टाइम की पड़ी हुई थी ट्रंक में, बारिश में कुछ उनको जंग भी लगा हुआ था, उनको मुक्के मार के ठीक ठाक करके थोड़ा सा धोया और उनको हम ले गए। लेकिन वो ऐसी बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि मेरे ख्याल में जितने भी मद्रास के बहुत सारे प्रेस वाले थे वो आए, हमारी कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड की। और दादी जी और आनंद किशोर भाई और रतन मोहिनी बहन तो कॉन्फ्रेंस का जो हमने टाइम दिया हुआ था वहां पहुंचे भी नहीं, उनकी शिप में कस्टम्स वालों में काफी टाइम लग गया उनका। तो आखिर मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बिहाफ पर अटेंड करके वो कर दी। लेकिन कहने का भाव यह है कि आज हम जो साधनों के पीछे जाते हैं, लेकिन अगर हमारी स्थिति ठीक हो और बाबा के उसमें फेथ रख के हम कार्य करने चलते हैं तो हम देखते हैं कि कार्य में सफलता देने वाले बाबा हैं, वो सफल हो जाता है। उन प्रेस वालों ने भी देखा होगा कि ये तो कार्टून की तरह का आदमी है, इसने पैंट भी ऐसी पहनी हुई है, लेकिन हो सकता है उन पर यह प्रभाव पड़ा हो कि ये बड़ा सिंपल लाइफ का आदमी है। वट एवर इट इज, ये कुछ थोड़ा सा उन्होंने जो बातें याद दिला दी मुझे, वो मैंने आपके आगे रखी। अब आज जो क्लास का विषय है, मैंने ये सोचा कि मैं आपके सामने क्या बात कहूँ। मेरे से पहले बहुत सी बहनें, दादी जी भी स्वयं 1.5-2 घंटा सब आपको बहुत सी बातें बता गई हैं, तो मुझे लगा कि ज्ञान तो सारा ही आपको बता दिया गया है। जो बताने योग्य बातें हैं, बहुत सी बातों की ओर आपका ध्यान खिंचवा दिया गया है। तो मैंने ये सोचा कि बहुत दफा ऐसा होता है कि जो सिंपल बातें होती हैं, सरल, जरूरी होती हैं वो कई दफा, लेकिन होती बहुत सरल है, देखने में बहुत ऑर्डिनरी होती हैं, लेकिन उनकी तरफ मनुष्य का ध्यान कई दफा खिसक जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वही बातें आपको कह डालूं। वो बातें जो आप सुनेंगे आपको लगेंगी ऑर्डिनरी, सिंपल, लेकिन आप देखेंगे कि जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं अगर आप उन पर गौर करेंगे। तो मैंने सोचा कि उनके विषय में मैं आपका ध्यान खिंचवाऊं।